आज हम एक ऐसी आवाज की कहानी में उतर रहे हैं जिसे मलिका तरन्नुम यानी सुरों की रानी कहा गया, नूर जहां। लेकिन जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं वो एक और ही बिल्कुल अलग कहानी बयान करते हैं। अच्छा। हाँ, ये कहानी सिर्फ शोहरत और कामयाबी की नहीं है। इसमें महत्वाकांक्षा है, लालच है और घोटाले भी हैं। हैं। एक ऐसी कहानी जो पाकिस्तान के सबसे काले अध्यायों में से एक 1971 की जंग के साथ बहुत बुरी तरह उलझी हुई है। तो चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। हम नूर जहां की जिंदगी के उन पहलुओं को खंगालेंगे जो अक्सर उनकी इस चमकदार विरासत के पीछे छिप जाते हैं। बिल्कुल। जनरल रानी के साथ उनके रिश्ते और जनरल याह्या खान के साथ उनके संबंधों की पड़ताल करेंगे, जिसने एक देश को हिला कर रख दिया था। तो शुरुआत करते हैं नूर जहां के पाकिस्तान में शुरुआती सफर से। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी नूर जहां की। इसका पहला भाग, जिसमें नूर जहां के भारत से जाने की कहानी है, वो आप मेरे पहले के वीडियो में सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1947 में जब वो कराची पहुंची तो एक तरह से सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। हाँ, वो भारत की बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन पाकिस्तान में तो फिल्म इंडस्ट्री अभी बनी रही थी। तो उनके पास काम नहीं था। बिल्कुल, करीब 3 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। लेकिन 1951 में उन्होंने चंदवे के साथ वापसी की। और क्या जबरदस्त वापसी थी वो। बहुत जबरदस्त। वो सिर्फ हीरोइन नहीं थी, वो उस फिल्म की डायरेक्टर भी थी। पाकिस्तान की पहली महिला फिल्म निर्देशक। एक मिनट, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। 1950 के दशक में एक नए देश में एक महिला का फिल्म डायरेक्टर बनना, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। ये दिखाता है कि वो कितनी महत्वाकांक्षी और पावरफुल थी। 1950 का पूरा दशक वो उन्हीं का था। वो पाकिस्तानी सिनेमा की बेताज मलका थी। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया। उन्होंने एक्टर एजाज दुरानी से शादी की, जो उनसे 9 साल छोटे थे। और यहीं से उनकी कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। अजीब मोड़ कैसा? एजाज दुरानी को अपनी पत्नी की शोहरत से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होती थी। अच्छा। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा बड़ी स्टार है। और उनके दबाव में आकर 1961 में उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। हाँ, अपने करियर के शिखर पर नूर जहां ने एक्टिंग छोड़ दी। क्या बात कर रहे हैं! जिस औरत ने देश बदला, जो खुद एक डायरेक्टर थी, उसने बस एक पति के कहने पर अपना पूरा एक्टिंग करियर छोड़ दिया। ये तो यकीन करने वाली बात नहीं है। यही तो उनकी कहानी का एक बड़ा विरोधाभास है। उनकी आखिरी फिल्म गालिब थी, एक शानदार करियर का दुखद अंत, सिर्फ एक पति के अहंकार की वजह से। लेकिन नूर जहां हार मानने वालों में से तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। यही उनकी जबरदस्त पर्सनालिटी दिखती है। उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर मैं पर्दे पर नहीं दिख सकती तो मेरी आवाज तो सुनाई देगी। तो उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग पर फोकस किया, पूरा ध्यान लगा दिया, और देखते ही देखते वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर बन गई। दशकों तक पाकिस्तानी सिनेमा की हर बड़ी हीरोइन के पीछे नूर जहां की ही आवाज थी। वाह! लेकिन फिर ये देशभक्ति वाला एंगल कहाँ से आया? वो आया 1965 की भारत-पाक जंग से। उस जंग ने उन्हें एक नया किरदार दिया, एक देशभक्त गायिका का। ए वतन के सजीले जवानों जैसे गाने। हाँ, वही जो आज भी मशहूर हैं। इन गीतों ने उन्हें एक राष्ट्रीय आइकन बना दिया। उनकी आवाज ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और वो पाकिस्तान की पहचान का एक अहम हिस्सा बन गई। तो वो एक राष्ट्रीय आइकन बन गई, अपनी आवाज से देश की सेवा कर रही थी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे भी यही कहानी चल रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से चीजें थोड़ी जटिल होनी शुरू होती हैं। सरकार उनकी ताकत को समझती थी, और वो भी सरकार में अपनी पहुंच को। और यहीं से कहानी में एक स्याह पहलू जुड़ता है। हाँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनका कहना है कि नूर जहां को पैसे से बहुत ज्यादा लगाव था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अफवाह थी या इसके कोई सबूत भी है? इसके पुख्ता सबूत हैं। जनरल रानी, जो बाद में उनके सबसे बड़े स्कैंडल की वजह बनी और जो खुद को उनकी बहन जैसी दोस्त बताती थीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा था कि नूर जहां की एकमात्र कमी पैसे का लालच थी। ये किसी दुश्मन का आरोप नहीं, बल्कि एक करीबी दोस्त का आकलन था। और शायद इसी लालच ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया होगा। बिल्कुल। 1960 के दशक के आखिर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर हजारों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगा दिया। ओहो, ये तो गंभीर मामला था। बहुत गंभीर। उनकी इज्जत, उनका पैसा, सब दांव पर लग सकता था। अब उन्हें किसी ऐसे ताकतवर शख्स की जरूरत थी जो उन्हें इस मुसीबत से निकाल सके। और यही एंट्री होती है अकलीम अख्तर यानी जनरल रानी की। ये कौन थी
और ये नाम इतना अजीब क्यों था? अकलीम अख्तर एक ऐसी महिला थीं जिनकी पहुंच पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप तक थी। उन्हें जनरल रानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा नजदीकी थी जनरल याहिया खान से। जो उस वक्त सेना के कमांडर इन चीफ थे। बिल्कुल, वो एक तरह से सत्ता के गलियारों में पावर ब्रोकर थीं। तो नूरजहां ने जनरल रानी के जरिए याहिया खान तक अपनी मदद की गुहार पहुंचाई। और याहिया खान ने मदद कर दी? हाँ, याहिया खान ने दखल दिया। इनकम टैक्स की फाइलें बंद हो गई। बस ऐसे? हाँ, समस्या तो सुलझ गई, लेकिन इस मदद की एक अनकही कीमत थी, जो नूरजहां को जल्द ही चुकानी पड़ी। बिल्कुल। तो ये रिश्ता यहीं से शुरू हुआ। जनरल याहिया खान जो 1969 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, उनकी इमेज तो पहले से ही एक अय्याश इंसान की थी, है ना? हाँ, वो अपनी शराबखोरी और औरतों के साथ संबंधों के लिए बदनाम थे। तो नूरजहां से उनकी मुलाकात कैसे हुई? दस्तावेज बताते हैं कि रिश्ते की शुरुआत याहिया खान के जन्मदिन की एक पार्टी में हुई। उस पार्टी में नूरजहां ने अपना मशहूर पंजाबी गाना मेरी चीचीदा छल्ला गाया। अच्छा, जनरल रानी ने याहिया के चेहरे पर वो खुशी देखी और मौके को पहचान लिया। मतलब जनरल रानी ने एक तरह से मैच मेकर का काम किया। आप इससे कुछ भी कह सकती हैं। अगले ही दिन जनरल रानी ने इस्लामाबाद में याहिया खान के लिए नूरजहां के एक प्राइवेट प्रोग्राम का इंतजाम किया। और उसके बाद? उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। यहां तक कि पत्रकार जमील जुबेरी ने अपनी किताब में लिखा है कि नूरजहां राष्ट्रपति से ऐसी बेतकल्लुफी से बात करती थीं जिससे उनके बीच के फिजिकल रिलेशन का साफ अंदाजा होता था। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि वो बस एक कलाकार थीं जो अपने देश के राष्ट्रपति के करीब थीं? हर रिश्ते को स्कैंडल की नजर से देखना जरूरी है क्या? आपका सवाल जायज है, लेकिन ये रिश्ता सबसे घिनौने रूप में सामने आया 1971 की जंग के दौरान। को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दौर था। बिल्कुल। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में बगावत चल रही थी, भारतीय सेना हमला कर रही थी और पाकिस्तान अपने इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य हार की ओर बढ़ रहा था। देश टूटने की कगार पर था। और उस माहौल में क्या हुआ? जब हजारों सैनिक अपनी जान दे रहे थे, जी। उस वक्त नूरजहां की अपनी प्राथमिकताएं थी। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सीधे रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर को फोन किया और उसे जनरल याहिया खान से लाइन कनेक्ट करने को कहा। एक मिनट, उन्होंने सीधे राष्ट्रपति को फोन मिला दिया? हाँ, और जब फोन कनेक्ट हुआ तो उन्होंने फोन हाथ में लेकर राष्ट्रपति को निर्देश दिया। निर्देश? किस बात का? कि रेडियो पर उनके देशभक्ति गीत कब और कितनी बार बजाए जाने चाहिए। क्या? जंग के बीच में? दंग के बीच में? और ये कोई मामूली बात नहीं थी। उनके गीतों का जो समय था वो जंग से जुड़ी जरूरी खबरों और न्यूज बुलेटिन के प्रसारण के समय से टकरा रहा था। लेकिन याहिया खान ने उनकी बात मानी। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति जंग के बीच में अपनी प्रेमिका से रेडियो प्रोग्रामिंग के निर्देश ले रहा था। ये दिखाता है कि उस वक्त लीडरशिप किस हद तक गिर चुकी थी। ये तो मजाक से भी ज्यादा शर्मनाक है। जंग के बाद क्या हुआ? जब याहिया खान की हुकूमत चली गई तब तो ये बातें बाहर आई होंगी। हाँ बिल्कुल। जंग के बाद जब अखबारों में नूरजहां और याहिया खान की आपत्तिजनक तस्वीरें छपी तो हंगामा मच गया। तब नूरजहां ने क्या कहा? पहले तो उन्होंने जनरल से किसी भी तरह के दोस्ताना संबंध होने से साफ इनकार कर दिया। ये एक बेतुका झूठ था क्योंकि इस्लामाबाद में हर कोई उनके रिश्ते के बारे में जानता था। और जब झूठ नहीं चला तब उन्होंने एक कहानी बदल दी। उन्होंने दावा किया कि जनरल रानी ने उन्हें याहिया के साथ शामिल करने की बार बार कोशिश की थी। मतलब वो खुद को एक विक्टिम की तरह पेश कर रही थी कि उन्हें फंसाया गया था। बिल्कुल, ना कि वो एक ऐसी भागीदार थी जो अपनी मर्जी से शामिल हुई हों। लेकिन ये तो सिर्फ अफवाहें और अखबारों की कहानियां थीं। क्या इसका कोई ऑफिशियल सबूत भी था? हाँ, और यही इस मामले का सबसे संगीन पहलू है। 1971 की शर्मनाक हार के बाद सरकार ने एक कमीशन बनाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान की अध्यक्षता में। हमूदुर रहमान कमीशन। इसका काम था इस हार की वजहों की जांच करना। सही कहा। और उस कमीशन की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई, उसमें क्या निकला? उस रिपोर्ट में जब जनरल याहिया खान के नैतिक पतन और उनके साथ जुड़ी महिलाओं की बात आई तो उसमें साफ तौर पे नूरजहां का नाम शामिल था, जनरल रानी के साथ। मतलब ये अब सिर्फ गपशप नहीं थी। नहीं, ये पाकिस्तान के ऑफिशियल इतिहास का हिस्सा बन चुका था। सोचिए जरा, पाकिस्तान की देशभक्ति की आवाज का नाम
उसी रिपोर्ट में है जो देश के टूटने की वजहों की जांच कर रही थी। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। और सुनिए, याह्या खान के अपने मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इशाक ने कमीशन को गवाही दी कि वो जनरल के इन महिलाओं के साथ संबंधों से बहुत परेशान थे। उन्होंने गवाही दी? हाँ, उन्होंने बताया कि वो याह्या को कुरान की आयतें पढ़कर चेतावनी देते थे कि इंसान अपने कर्मों से ही अपनी बर्बादी लाता है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। है ना? पाकिस्तान की देशभक्ति की सबसे बड़ी आवाज का नाम उस रिपोर्ट में था जो पाकिस्तान के बंटवारे की जांच कर रही थी। इस सब पर जनरल रानी का क्या कहना था? वो तो इस पूरी कहानी के केंद्र में थी। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। सालों बाद जब जनरल रानी ने इंटरव्यू दिए तो उन्होंने नूरजहां को बहन जैसा बताया और उन्हें बाजी कहकर पुकारा। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या नूरजहां ने उनके और याह्या खान के बीच दरार डालने की कोशिश की थी, तो जनरल रानी ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। और उनकी ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल। दशकों बाद भी वो उस बारे में बात नहीं करना चाहती थीं जो उन तीनों के बीच हुआ था। और नूरजहां के परिवार का क्या रुख रहा? उनके परिवार ने हमेशा इस अध्याय को उनकी कहानी से मिटाने की कोशिश की है। जब उनकी बेटी जिल-ए-हुमा से जनरल रानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी मां की दोस्ती के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञता जताई, जबकि ये दोस्ती जगजाहिर थी। तो इन सब बातों के बाद हम नूरजहां को कैसे याद रखें? क्या पाकिस्तान की सबसे महान गायिका के रूप में? बिल्कुल। उन्होंने लगभग 10,000 गाने गाए। उनकी आवाज का कोई मुकाबला नहीं था। एक अग्रणी निर्देशक और अभिनेत्री के रूप में, बेशक। एक देशभक्त आइकन के रूप में, रिकॉर्ड तो यही कहता है, ते में धकेल दिया, वो भी देश के सबसे बुरे वक्त में। एक कलाकार जिसने अपने टैक्स की समस्या को सुलझाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल किया, और एक ऐसी शख्सियत जिसने जंग की खबरों पर अपने गानों को तरजीह दी। तो इसका मतलब क्या है? सच तो ये है कि नूरजहां ये सब कुछ थी। वो ना तो कोई सीधी सादी हीरोइन थी और ना ही कोई विलेन। वो एक बेहद प्रतिभाशाली महिला थीं जिन्होंने पुरुषों की दुनिया में अपनी सत्ता और दौलत बनाए रखने के लिए हर औजार का इस्तेमाल किया। अपनी आवाज, अपनी सुंदरता, अपने संबंध और अपनी यौनिकता। शायद सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इतनी महान प्रतिभा वाली महिला को लगा कि अपनी जगह बचाने के लिए उसे खुद को इस हद तक नीचा दिखाने की जरूरत है। क्या वो अपना टैक्स नहीं चुका सकती थी? शायद हाँ, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट चुना। और वो शॉर्टकट उन्हें याह्या खान के दरवाजे तक ले गया। बिल्कुल। उनकी कहानी हमें प्रेरणा से एक ज्यादा कीमती चीज दिखाती है। दक्षिण एशिया में सत्ता, कला, लिंग और राजनीति के जटिल संबंधों की कड़वी हकीकत। इस पर सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये है कि ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे राष्ट्रवाद और देशभक्ति गहरे व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के साथ साथ मौजूद रह सकते हैं, और कैसे कभी-कभी सबसे प्रतिभाशाली लोगों को भी जिंदा रहने के लिए ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जिनकी कीमत बहुत बड़ी होती है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।